On 1 January 2000, XYZ Limited issues 10-year bonds for 10 lakhs, bearing interest at 10% payable annually on 31 December each year. The bonds are redeemable on 31 December 2009 for 10 lakhs. No cost or fees are incurred. The effective interest rate is therefore 10%. 1 जनवरी को जो XYZ लिमिटेड है उसने 10 साल के लिए बॉन्ड इशू किया, यानी 10 साल के लिए लोन ले लिया। कितने का? 10 लाख रुपए का, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 10% का। और जो इसको इंटरेस्ट है वो हर साल पे करना है 31 दिसंबर में। और जो बॉन्ड्स है वो 10 साल बाद रिडीमेबल हैं 10 लाख रुपए के, मतलब कि वो रिडीमेबल हुए 31 दिसंबर 2009 को। कितने में रिडीम होंगे? वो 10 लाख रुपए देने पे ही रिडीम होंगे। कोई एडिशनल कॉस्ट या फी इनकर नहीं हुई है लोन को लेने के लिए। और जो इफेक्टिव रेट, इसलिए जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो 10% ही है। ठीक है, इतना तो हो गया ये फर्स्ट पार्ट। अब देखो, ऑन 1 जनवरी 2005 यानी ठीक 5 साल बाद क्या होता है कि जो XYZ लिमिटेड और जो बॉन्ड होल्डर हैं वो एग्री करते हैं मॉडिफिकेशन करने के लिए। मॉडिफिकेशन में टर्म्स किस तरीके से नेगोशिएट हुई हैं, देखो कि अब आपको इंटरेस्ट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बॉन्ड जो है वो 31 दिसंबर को रिडीम होने वाला था, तो 31 दिसंबर को रिडीम होगा। बस वो 10 लाख की जगह अब 16 लाख रुपए में रिडीम होगा। और इस पर जो रीनेगोशिएशन हुई है उसमें जो लीगल फीस लगी है वो 50,000 रुपये की लगी। अब हमें नया अमोर्टाइजेशन टेबल को प्रिपेयर करना है, यानी एक तरीके से इसकी अकाउंटिंग करनी है। ठीक है तो चलो हम शुरू करते हैं। तो स्टेप 0, हु एम आई एम XYZ लिमिटेड, व्हाट इज इट्स मी फॉर, मतलब ये मेरे लिए क्या है? फाइनेंशियल एसेट है, लायबिलिटी है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है? तो मैंने लोन लिया तो मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई। अच्छा, ये ऑन मार्केट टर्म्स है कि ऑफ मार्केट टर्म्स है? इसमें ऐसा कहीं पे भी इंटरेस्ट फ्री या फिर सिमिलर कंपेरेबल लिखा हुआ नहीं है, तो मतलब ये ऑन मार्केट है। ऑन मार्केट है, ठीक है। तो स्टेप 3 में फेयर वैल्यू निकालेंगे। फेयर वैल्यू जो ट्रांजैक्शन प्राइस से हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं। बड़ी देर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे नहीं रखी है, तो ये 10 लाख रुपीज़ ही है। स्टेप 4 में EI इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ वो 10% है, यानी वैसे तो ऑन मार्केट टर्म से हमें निकालनी पड़ेगी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, बट 2 कारण से है कि हमें ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ नहीं करना है। एक तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर दूसरी बात अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो भी जब फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन प्राइस दोनों सेम होती है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, अब हम स्टेप 5 को इसलिए हम स्किप करेंगे, सीधा स्टेप 6 आएंगे, क्योंकि स्टेप 5 जो है वो ऑन मार्केट टर्म्स के लिए नहीं है। स्टेप 6 में फाइनेंशियल लायबिलिटी का कॉम्पोनेंट पूछ रहा है इस फेयर वैल्यू में, तो ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल लायबिलिटी ही है। अब स्टेप 7 में हम अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। तो हम स्टेप 7 में अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, और ये जो टेबल है 31 दिसंबर 2010 से शुरू होगी। देखो 10% का इंटरेस्ट अक्रू हुआ और 10% का इसने पे कर दी। क्लोजिंग बैलेंस ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख रुपये बच गया। इस तरीके से हर साल ऐसा हो रहा था। ये तब तक हुआ 31 दिसंबर 2004 तक। तो क्लोजिंग बैलेंस इस समय भी कितना था? 10 लाख। अब हमें पता है जब भी फाइनेंशियल लायबिलिटी में किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन होती है तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि माइनर मेजर मॉडिफिकेशन है या मेजर मॉडिफिकेशन है, फिर उस अकॉर्डिंग हम उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये चेक करने के लिए माइनर मॉडिफिकेशन है या मेजर मॉडिफिकेशन है, हम क्या करते हैं 2 अमाउंट का डिफरेंस निकाल करके चेक करते हैं कि ये कितना है, 10% से कम है, 10% या उससे ज़्यादा है। 2 अमाउंट कौन से हुए? एक तो ये वाला अमाउंट यानी जिस दिन को मॉडिफिकेशन हुई उस दिन का अमोर्टाइजेशन का क्लोजिंग बैलेंस, और जो नई कैश फ्लोज जो हो रही हैं रीनेगोशिएटेड टर्म्स के अंडर उसका PV। और इन दोनों को ओल्ड EIR यूज़ करके ही करना है ताकि स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। ठीक है, अब जो कैश फ्लोज हैं रीनेगोशिएटेड टर्म्स में क्या लिखा हुआ है कि एक ही पेमेंट करनी है आपने, सिर्फ 16 लाख रुपए की, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट कोई कुछ नहीं करनी है। ठीक है जी, तो 16 लाख रुपए की आपको जो है वो कैश फ्लो ये होगी। कैश फ्लो को हमें जो ओल्ड वाला है, एक मिनट, जो ओल्ड EIR है उसको यूज़ करें। तो ओल्ड EIR का जब हम अगर यूज़ करेंगे 5 साल में तो इतना आएगा। कब PV से इंटू किया तो इतना आ गया, और इसमें फिर हमने जो लीगल फीस है मॉडिफिकेशन फीस लगी प्लस कर दिया, ये आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं,
तो ये आ रहा है 4.35, यानी ये माइनर मॉडिफिकेशन है, कोई मेजर मॉडिफिकेशन है। जो जब भी माइनर मॉडिफिकेशन होती है तो हम क्या करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन मॉडिफिकेशन फ़ीस जो होती है उसी को हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं उसके अंदर, ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर। यानी जब भी माइनर मॉडिफिकेशन होती है तो हम क्या करते हैं, ऑन मार्केट टर्म्स के जैसा हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑन मार्केट टर्म्स पे किस तरीके से हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। तो दोबारा से आते हैं ऑन मार्केट टर्म्स पे रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो हम क्या है, XYZ लिमिटेड, ये मॉडिफिकेशन के बाद की रिकॉग्निशन के लिए सब किया गया है, और ये मॉडिफिकेशन से पहले का है, ये मॉडिफिकेशन से पहले का है सब, और ये मॉडिफिकेशन के बाद का है। तो हमको XYZ लिमिटेड हमारे लिए क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी मॉडिफिकेशन के बाद जो भी है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हमारे लिए, हमें इसको ऑन मार्केट टर्म्स पे करना है। तो फेयर वैल्यू कितनी रहेगी, तो फेयर वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, स्टेप 3 में हम करते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजैक्शन प्राइस तो 10 लाख रुपये वही ओरिजिनल वाला, और मॉडिफिकेशन के चक्कर में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको इसमें एडजस्ट कर देंगे प्रिंसिपल में, तो 950 आ गई। अब हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालना है, बट इफेक्टिव इंटरेस्ट ट्रायल एंड एरर मेथड से यूज़ होता है ऑन मार्केट टर्म से, क्योंकि जो रीनेगोशिएटेड टर्म्स है उसमें कहीं पे भी हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, और जो ऑन मार्केट टर्म्स है उसमें जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो ट्रायल एंड एरर मेथड से निकलता है। तो आइए हम ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं। तो अगर हम 10% से करें तो ये वैल्यू आती है, 11% से करें ये वैल्यू आती है, यानी इनके बीच में कहीं 9,50,000 है। तो हमने इंटरपोलेशन लगाया और हमें फिगर मिल गई 10.99, यानी EIR हमारा 10.99 हो गया। तो हमारा स्टेप 4 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 5 में हम स्टेप 5 स्किप कर देंगे, क्योंकि ऑन मार्केट टर्म से सीधा स्टेप 6 पे करेंगे। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का कंपोनेंट जो है वो कितना है इस फेयर वैल्यू में, पूरा का पूरा जी 9,50,000 ही है। अब हम स्टेप 7 में अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने, तो हमने जो है इसकी अमोर्टाइजेशन टेबल बना दी। ध्यान रहे यहाँ पे सिर्फ एक ही बार तो पेमेंट करनी है, सिर्फ 16 लाख के बीच में और कहीं पेमेंट नहीं होगी। और जो EIR है वो 10.99 का है, अभी हमने निकाला ना। तो इतना EIR से अमाउंट से DO का जो पेमेंट होगी वो सिर्फ एक सिंगल शॉट में पेमेंट होगी। तो इस तरीके से जो है अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा। ये शुरू कब से होगा, ये 2005 के एंड से शुरू होगा, क्योंकि जो अमोर्टाइजेशन टेबल यहाँ तक जो टर्म्स और रीनेगोशिएटेड 2004 के अंत में होती, तो जब नया जो शुरू होगा वो 2005 के अंत से शुरू होगा अमोर्टाइजेशन टेबल। ये यहाँ पे आ गया बैलेंस नील, यही है पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 21।